Hello class, I hope you are doing well and let's start with the further provision of CRPC। तो हमने अपने लास्ट क्लास में सेक्शन 125 यानी मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं चैप्टर 9 पूरा हमने कवर कर लिया था। आज हमको हमारे चैप्टर 10 से स्टार्ट करना है जो कि बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, इसके पहले एक छोटा सा रिकैप कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो जाहिर सी बात है चैप्टर 9 यानी सेक्शन 128 तक हमने कवर कर लिया है। इसके अंदर डेफिनेशंस पढ़े, उसके बाद जितने भी जो जुरिडिक्शन होते हैं कोर्ट के, क्रिमिनल कोर्ट के, वो देखे, पावर क्या क्या है जजेस के पास वो देख लिए, अरेस्ट के लिए मतलब अरेस्ट के लिए कौन कौन सा प्रोविज़न है, और इसके अलावा अरेस्टेड पर्सन के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं ये भी देख लिए, समन्स, वारंट एंड मतलब जो भी जितने भी रिलेटेड प्रोविजंस हैं चैप्टर 9 तक हमने वो कवर कर लिए हैं। अब चैप्टर 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो ये एक जनरली जो है किससे रीड विथ यानी किससे मिला के हम इसको पढ़ते हैं, अनलॉफुल असेंबली, जो कि आईपीसी में सेक्शन कहाँ से दिया हुआ है 141 से ये स्टार्ट है। ठीक है, 141 में ही हमको देखने को मिलता है कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। तो एक जनरल प्रोविज़न मतलब थोड़ा सा एक इंट्रो हो जाए कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू 141 ऑफ द आईपीसी, अनलॉफुल असेंबली हम उसे कहते हैं जहाँ पे 5 यानी 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी ऑब्जेक्ट पर यानी किसी इलीगल ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं या कमिट करते हैं। जाहिर से मतलब सीधी सी बात है कि कमिट करते हैं कोई ऑफेंस, तो वो हम अनलॉफुल असेंबली के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 10 में इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए कि भाई कहीं जैसे स्ट्राइक वगैरह होती है ना, स्ट्राइक वो भी अनलॉफुल असेंबली के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट कैसे किया जाए या रोका कैसे जाए, क्योंकि इन चीज़ों से पब्लिक प्रॉपर्टी को यानी पब्लिक प्रॉपर्टी हुई या पब्लिक को ही बहुत ज़्यादा हार्म होता है जो कि इनसे रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए चैप्टर 10 हमको एक सेपरेटली बताया गया है और इसमें अथॉरिटीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसमें कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी, पहली बात तो जितने भी अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड है यानी चैप्टर 10 में हम जुडिशियल अथॉरिटी नहीं देखेंगे या देखेंगे तो बहुत कम देखेंगे। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ही देखने को मिलती है। ठीक, तो अब सेक्शन स्टार्ट करते हैं 129 से। 129 बात करता है डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है सिविल फोर्स की। क्यों डिस्पर्सल ऑफ असेंबली, यानी अगर कोई ऐसी असेंबली है उसको बिखराव के लिए, उसको बिखेरने के लिए। भाई एक जगह अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जाहिर सी बात है ना। रोड जाम हो सकते हैं, पब्लिक को हार्म हो सकता है, कई कई दंगा फसाद भी इसी वजह से होता है। तो इसलिए अगर कोई असेंबली बन रही है तो सिविल फोर्स का यूज़ करके उनका बिखराव करना, इसके बारे में 129 बात करता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे अथॉरिटीज़ कौन कौन सी दी हुई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। यहाँ पे दो अथॉरिटीज़ की बात की गई है, पहला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दूसरा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, any police officer not below the rank of sub inspector may command any unlawful assembly जो कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के द्वारा बनाई गई है और जो डिस्टर्ब कर रही है पब्लिक पीस को, है बनाई गई है, वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रही है। तो ऐसे अनलॉफुल असेंबली को वो बिखराव के लिए क्या दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, उनको बिखरने के लिए एक ऑर्डर दे सकते हैं। कौन कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो गए। और अगर ये दोनों ही नहीं है एट द मोमेंट तो उस जगह पे कौन होगा, ऐसे पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर से ऊपर हो, यानी मिनिमम जो उनकी रैंक होगी वो सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए। ये हो गया हमारा 129। 130 किसकी बात करता है, यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली। अब हम यहाँ पे देखिए सिविल फोर्स यूज़ कर रहे थे, तो सिविल फोर्स में हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में देखा। 130 बात करता है आर्म फोर्स की। बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाती है कहीं कहीं, जैसे आजकल तो आम ही हो गया है कि जहाँ भी दंगा फसाद हुआ नहीं तुरंत इंटरनेट बंद कर देते हैं।
CRPF लग जाती है। यानी ऐसे काम जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी पुलिस उसको संभाल ही नहीं पा रही है, तो ऐसी कंडीशन पे वहाँ पे आर्मी पर्सनल को बुला लिया जाता है कि आप आइए और असेंबली को डिस्पर्स करिए, यानी उनको संभालिए, इस टाइप का जो होता है। तो ऐसी कंडीशन में 130 हम सेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स, यानी इस कंडीशन से मतलब उनको कमांड दिया गया, वो फिर भी बिखराव नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी खत्म नहीं कर रहे हैं अपनी स्ट्राइक। एंड इफ़ इट इज़ नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी दैट इट शुड बी डिस्पर्स, और ये एक मतलब पब्लिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि उनका बिखराव हो जाना चाहिए, नहीं तो मतलब इससे नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक होंगे, यानी स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो हाईएस्ट रैंक होगा, हम इस कंडीशन में DM को भी ले सकते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी ले सकते हैं। तो वो आर्म फोर्स से रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए और संभालने के लिए कि मतलब आके इनको संभालिए भाई। तो ये 130 हो गया। अब 131 में क्या है, पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। यहाँ पे भी आर्म फोर्स के बारे में बात किया गया है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को वहाँ पहुँचाया जा रहा है, पता लग रहा है गाड़ी फूंक दी जा रही है, आग लगा दी जा रही है, दुकानों में आग लगा दी जा रही है, चोरी हो रही है, मारपीट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब हर चीज़ मतलब हाथ से बाहर हो जाता है, पुलिस उसको नहीं थाम सकती है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, उनको अपने अंडर में ले लेते हैं। मतलब वो अरेस्ट कर सकते हैं, या कहते हैं ना कि अरेस्ट भी कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। बाइक कम करने के लिए होता है कि पानी का जो फुहारा होता है वो मारते हैं, अश्रु गैस होता है, टीयर गैस होता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है तो ये चीज़ें भी की जा सकती हैं। ये हम देखते हैं 131 में। अब है 132 प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस। मतलब इन तीनों सेक्शंस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हुए, आर्मी पर्सनल हुए, यानी कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो कि इन अनलॉफुल असेंबली को रोकने का काम कर रही है और इनसे कोई भी चीज़ें हो जा रही हैं, मतलब किसी का जैसे किसी के द्वारा मतलब ये बचाव के लिए कुछ किए और उसी कंडीशन में किसी की मृत्यु हो गई, कोई मर गया, किसी को गोली लग गई, किसी को कुछ हार्म हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उनको इम्यूनिटी दी गई है कि वो प्रोसिक्यूट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गलती है वो किसकी है, अनलॉफुल असेंबली की है, ना कि अथॉरिटीज़ की है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 133 पे। तो 133 क्या है, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस मतलब एक तरफ से इसको बोला जाए तो वो चीज़ें जो दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं, हार्म करती हैं, मतलब उतना हार्म करती नहीं है लेकिन हार्म कर सकती हैं, ठीक है। यानी जैसे होता है ना कि कहीं कोई पागल जानवर है वो घूम रहा है खुलेआम, तो ये क्या है, कहीं कोई ऐसी फैक्ट्रीज है जो कि जहाँ लोग रहते हैं उसके आसपास आप ऐसी कुछ चीज़ें बना रहे हो जो कि लोगों को हार्म कर सकती है, अनॉय कर सकती है, यानी वो डेंजर है किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं न्यूसेंस। और न्यूसेंस की आईपीसी में कहाँ बात की गई है, पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 168 आई थिंक, हाँ सेक्शन 168 में पब्लिक न्यूसेंस की बात की गई है, वो भी एक ऑफेंस है। तो अगर कोई न्यूसेंस हो रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए एक कंडीशनल ऑर्डर दिया जा सकता है, और ये ऑर्डर किसके द्वारा दिया जा सकता है, एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कमांड किया जा सकता है कि ये न्यूसेंस को ख़त्म करो, हटाओ, इस टाइप का, ठीक है। और मतलब न्यूसेंस में अभी तक हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है जो हार्मफुल होता है, एनॉय होता है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है ये हमको दिया हुआ है इसके सब क्लॉज में। जैसे ए में एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई चीज़ है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है, यानी पब्लिक प्लेस पे रिवर है, नदी है, कोई चैनल है और उसको रोक रही है, ज़बरदस्ती रोक रही है, तो ऐसी चीज़ को न्यूसेंस बोला जाएगा। दूसरा है दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन विच इज़ इंजूरियस टू हेल्थ,
कोई ऐसा ट्रेड ऑक्यूपेशन जो कि हेल्थ के लिए इंजरी कॉज कर सकता है, हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है, वो चीज़ न्यूसेंस में इंक्लूड होगी। सी में क्या है, एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना या कुछ ऐसे सब्सटेंस को बनाना जो कि एक्सप्लोजन यानी धमाकेदार हो सकता है। बम को बनाना, जैसे क्या कहते हैं, अब वहाँ पे पब्लिक रह रही है और वहाँ पे पास में ही कोई फैक्ट्री है जहाँ पे बम का मतलब आविष्कार मतलब बम बनाया जा रहा है, तो हो सकता है ना कि भाई अगर फायर वायर लगी तो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा मास में बहुत ही ज़्यादा मेजर में इंजरी हो सकती है। जैसे कि हमने केस देखा है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला, ये भी आ सकता है न्यूसेंस में ही। और डी में क्या है कि एनी बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर एनी ट्रेस लाइकली फॉल एंड देयर बाई कॉजिंग इंजरी, यानी कोई भी ऐसी बिल्डिंग है, कोई टेंट है, कोई ट्री है जो कि गिर गई है, टूट गई है और ये इंजरी कॉज कर सकती है किसी भी पर्सन को। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि बारिश हुआ या तूफान हुआ, ऐसी जब मतलब क्लाइमेट वो आती है, कोई मतलब क्या कहते हैं इसको, हाँ मतलब आंधी तूफान जब आता है तो पेड़ बहुत सारे गिर जाते हैं रोड पे, है ना, तो ये भी एक न्यूसेंस कॉज कर रही है और इसको हटाने का जो कमांड है वो दे सकते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ऐसे ही ये भी है, जैसे एफ में एनी डेंजरस एनिमल शुड बी डिस्ट्रॉय कन्फाइंड अदरवाइज डिस्पोज्ड, तो कोई डेंजर एनिमल है जो कि बाहर घूम रहा है तो उसको कन्फाइंड करने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए, यानी उसको उस जगह से उठा के उसको फॉरेस्ट में छोड़ने का भी जो काम है वो भी इसी के अंदर ही आता है। अब देखिए इसका तो ये हो गया कुछ जो मतलब कंसीडर किया जाता है न्यूसेंस में। यहाँ पे सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि नो ऑर्डर डिले मेड बाय मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन सिविल कोर्ट, मतलब अगर किसी भी न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए अगर कोई कंडीशनल ऑर्डर दिया जा रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो इसको कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा किसी भी सिविल कोर्ट में जाकर, यानी जो ऑर्डर है वो फाइनल होता है। इसका कोई भी मतलब इसके अगेंस्ट कोई भी सूट, इसके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता है सिविल। तो ये हो गया 2 में। अब है 134 सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 135 पर्सन टू होम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और शो कॉज, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शो कॉज के बारे में बात कर रहा है। फिर आते हैं, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप सारे छोड़ सकते हैं। 139 थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें बात करता है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। तो यहाँ पे द मजिस्ट्रेट में फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 137 138 डायरेक्ट अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक। और दूसरा क्या है, समन एंड एग्जामिनर एक्सपर्ट। तो यहाँ का कभी कभी 139 का ये दोनों क्लॉज पूछ लेते हैं कि इंक्वायरी के पर्पज से जो मजिस्ट्रेट है वो क्या क्या कर सकते हैं। तो डायरेक्ट और लोकल इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा समन प्रोवाइड कर सकते हैं, और या एग्जामिन एंड एक्सपर्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। 140 रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है, ऊपर से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 142 क्या है, इंजेक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। तो ये इंजेक्शन की बात कर रहा है। इफ़ अ मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 जो कि न्यूसेंस के लिए बात कर रहा है, कंसिडर दैट इमीडिएट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इमिनेंट डेंजर, ठीक है, और इंजरी of a serious kind of a public, he may issue such an injunction to the person against whom the order was made and as is required to obviate or prevent such danger or inquiry pending the determination of मैटर। मतलब ये सीधे सीधे इंजेक्शन की बात कर रहा है। इंजेक्शन का मतलब होता है टू स्टॉप, किसी चीज़ को रोक देना। तो अगर मजिस्ट्रेट को किसी भी मतलब किसी भी तरह उनको ये लगता है अंडर सेक्शन 133 के अंदर कि इस पर्सन को रोकना बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं रोका गया तो ये इमिनेंट डेंजर इंजरी कॉज कर सकता है किसी भी अदर पर्सन को, तो ऐसे कंडीशन में उस चीज़ को रोक लगा देते हैं तुरंत, इमीडिएटली, ठीक है। तो ये पावर 142 में दी गई है। इसमें भी कोई भी सूट फाइल नहीं किया जाएगा अगर ये गुड फेथ में किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी इम्यूनिटी दी हुई है। अब 143 में क्या है, मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपिटेशन और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। अब यहाँ पे जो पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है वो रिपीटेड हो रहा है, मतलब
हो रहा है, एक बार हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर तिबारा हुआ, वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है या कंटिन्यू हुए जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट प्रोहिबिट कर सकते हैं। और मजिस्ट्रेट यहाँ पे अथॉरिटी बेस पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है डीएम, एसडीएम और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द बिहाफ में ऑर्डर एनी पर्सन नॉट टू रिपीट कंटिन्यू अ पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर यानी कमांड दे सकते हैं किसी भी पर्सन को कि वो पब्लिक न्यूसेंस बार बार ना करे, कंटिन्यू ना करे। अगर वो करते हैं तो उनको सेक्शन वही चीज़ जो 268 से लेके आगे बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं उनके अंदर उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। 143 में इतना है। अब आते हैं 144, तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम जनरली लैंग्वेज में आचार संहिता के नाम से जानते हैं। पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। यहाँ पे ऑर्डर पास करने की बात की जा रही है, कब? जबकि अर्जेंट केस हो, मतलब बहुत ही इमिनेंट डेंजर हो या इंजरी कॉज हो सकती है, यानी इंजरी तो ठीक है, इंजरी चलेगा, लेकिन ऐसे कुछ सर्कमटेंसेस हैं जहाँ की न्यूसेंस अगर थोड़ा सा भी हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर कॉज कर सकता है। ऐसी कंडीशन में 144 लागू होता है। और ये पावर किसके पास होती है ये ऑर्डर देने की? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक चीज़ तो हम कॉमनली देख रहे हैं अभी तक जितने भी सेक्शन देखे कि इसमें जो अथॉरिटी है वो एसडीएम, डीएम और ईएम है। ठीक, तो ये ऐसे कॉलम करके कहीं लिख लीजिए, डीएम, एसडीएम, ईएम। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो अगर यही टिक कर दिए तो काम हो जाएगा। तो ये जो इशू है ऑर्डर इशू कौन करेगा? डीएम, एसडीएम और ईएम करेंगे। यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है वो है हमारा टाइम पीरियड लिमिटेशंस, यानी जो ये आचार संहिता लागू होगी ये कब तक के लिए लागू हो सकती है? तो 2 महीने के लिए लागू हो सकती है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और कब तक के लिए एक्सटेंड की जा सकती है? 6 महीने के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। तो 144 में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसका टाइम पीरियड याद रख लीजिएगा कि जो आचार संहिता है यानी 144 के अंदर जो पावर दी हुई है ऑर्डर की, ये कब तक लागू होगी? सिर्फ 2 महीने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, यानी 2 महीने के लिए उसको लागू किया गया और फिर भी जो डेंजर है वो कम नहीं हो रहा है, न्यूसेंस कम नहीं हो रहा है, तो इसको 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसका एक केस है इंपॉर्टेंट, मधुलिमाया वर्सेस एसडीएम, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं 144A में। तो सबसे पहले ये ऐड कब से हुआ? तो 2005 से ऐड हुआ, और यहाँ पे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मास ड्रिल, और यहाँ का जो अथॉरिटी है वो है डीएम, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर है किसी भी आर्म को प्रोहिबिट करने के लिए। इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 6 मंथ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अथॉरिटी याद करो, सेक्शन याद करो, और अगर टाइम पीरियड लिमिट दिया हुआ है तो वो भी थोड़ा सा दिमाग में रख लो, काम हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 145 पे। तो सीधी सी मतलब एक ट्रिक कि 145 से 147 तक जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, और इसमें जो अथॉरिटी होती है इंपॉर्टेंट वो होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो पहली बात तो यहीं से याद हो जाता है। दूसरा, इसमें इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है कि 145 में प्रोसीजर बताया गया है वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, यानी ऐसा कोई डिस्प्यूट है जो कि लैंड और वाटर से रिलेटेड है जो कि पब्लिक पीस को ब्रीच कर रही है, पब्लिक पीस को ख़त्म कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होंगे उनको अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस ऑफिसर के द्वारा यह रिपोर्ट किया जाता है, तो वो एक ऑर्डर यानी ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, वो एक ऑर्डर इन राइटिंग मतलब पार्टीज़ को कमांड देंगे कि वो अपने डिस्प्यूट को लेकर कोर्ट जाएं इन पर्सन और बाय प्लीडर, मतलब या तो खुद जाएं या तो बाय प्लीडर जाएं, और एक रिटन स्टेटमेंट में अपने क्लेम्स को लिखें, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो लिखें और अपने डिस्प्यूट को सुलझाएं आराम से। ठीक है,
इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस इम्पॉर्टेंट है ये कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ की अथॉरिटी है। दूसरा ये पूछा जाता है कि लैंड और वाटर में इंक्लूड क्या क्या होते हैं। तो लैंड है, जाहिर सी बात है वो उसमें ज़मीन में आ जाता है। वाटर का मतलब पानी, बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स, अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट और प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ यहाँ की इम्पॉर्टेंट है, हो जाती है कि जो रेंट और प्रॉफिट्स, यानी अगर किसी पर्सन ने किसी अपने घर को किराए पे भी दिया है तो वो भी लैंड के यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी इस सेक्शन के अंदर उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हो गया 145। 146 पावर टू अटैच सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंडेक्स बेस पे याद रखिए, काम हो जाएगा। अब 147 ये भी डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट टू यूज ऑफ लैंड और वाटर। हमने 145 में क्या देखा, प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। 147 में यहाँ पे राइट टू यूज़, यानी यहाँ पे राइट जो एक क्वेश्चन है वो है राइट टू यूज़ ऑफ लैंड और वाटर। यहाँ पे भी अथॉरिटी हमको बताई गई है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। यानी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो किसके द्वारा सुलझाया जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा सुलझाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना कि बहुत लोग होते हैं कि कुआं मेरा है तो बस मेरा है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। कहीं कहीं देखा जाए तो नालियों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, कि मेरे घर के बगल नाली है तो वहाँ से दूसरे का पानी नहीं बहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो होते हैं वो हमारा इन सेक्शंस के बेसिस पे आ जाते हैं, और वहाँ पे अगर हमको क्लेम करना है तो हम किसके सामने करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने करेंगे। अब आता है 148। 148 क्या है, लोकल इंक्वायरी। ये भी लोकल इंक्वायरी की बात करता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अथॉरिटी कौन कौन सी दी गई है, तो डीएम, एसडीएम, यानी 145, 146, 147 जितने भी लैंड और वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं, अगर उसको लोग मतलब कोई भी क्लेम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने गया तो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे तो उसका एक लोकल इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारा 148 में बोला गया है। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 पे, जो कि बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। 149 पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। एवरी पुलिस ऑफिसर may interpose for the purpose of preventing and shall to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense। तो 149 हमको पुलिस की ऑब्लिगेशंस के बारे में बता रहा है कि हर पुलिस ऑफिसर को ये मतलब उनके अंदर एक ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई उनको लग रहा है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पे कमिट होने वाला है तो उसको कैसे भी करके प्रिवेंट करें। ये नहीं कि मर्डर हो जा रहा है फिर पुलिस पहुंच रही है आधे घंटे बाद, तो ये चीज़ें नॉर्मली देखी जाती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ये साफ साफ बताया गया है कि पुलिस के पास ये ऑब्लिगेशंस होती हैं कि वो ऐसे ऑफेंसेस को प्रिवेंट करे, यानी होने से रोके। ये हो गया 149। 150 में क्या है, इंफॉर्मेशन टू डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। यहाँ पे क्या है, एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू होम ही इज सबऑर्डिनेट। ठीक, यानी अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को, चाहे वो मतलब कितने भी होते हैं ना कि हवलदार हो गए या बहुत छोटी सी पोस्ट के अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस पर्टिकुलर जगह पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, तो वो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाएंगे, जिनके वो सब ऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, और उनकी ये ड्यूटी होगी कि इट इज़ टू प्रिवेंट और टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कमीशन, यानी उस कमीशन को होने से रोकें। 150 में ये है। तो 149 यहाँ पे प्रिवेंट के बारे में बताया गया है, 150 हमारा इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, और 151 को हम सेक्शन 41 के साथ भी पढ़ते हैं। ये है कि अरेस्ट टू प्रिवेंट सच कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या सिर्फ 41 ही ऐसी मतलब 41 ऐसा सेक्शन है जहाँ पे अरेस्ट के बारे में बताया गया है, या कोई और भी सेक्शन है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर का अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो हाँ, 151 में बताया गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि ये इंसान कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट कर सकता है, यानी वो सेटिस्फाइड है, तो ऐसी कंडीशन में बिना मजिस्ट्रेट के वे
या बिना मजिस्ट्रेट के या विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है बाय द पुलिस ऑफिसर। 151 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि अगर किसी पर्सन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रही है तो उनको 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं सेक्शन 57 से। तो उसी का मतलब उसी के साथ पढ़ा जाने वाला ये प्रोविज़न है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 152। तो 152 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। 153 इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर। यहाँ पे जैसे बहुत सी दुकानें होती हैं, है ना, कोटा हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि तराजू होता है, तराजू के नीचे यानी अगल बगल कहीं पे चुंबक लगा देते हैं। तो क्या होता है कि जितना वेट रहेगा उससे ज़्यादा उसका भार रहेगा, है ना। इससे क्या होता है कि सामान कम चढ़ता है। तो अगर ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं तो ऐसी कंडीशन में भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है 153 के अंदर। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि बात करता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। यानी चैप्टर नंबर जो 2 है ये किससे डील करता है, हमारा इंफॉर्मेशन से और इन्वेस्टिगेशन से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हो जाता है। तो अब ये 154 से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप बता सकते हैं। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बी प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम एंड लगे रहो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। थैंक यू।